नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के खास कार्यक्रम एस्ट्रो लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के अनेक अनगिनत रहस्यों से सिमटा हुआ ये कार्यक्रम एस्ट्रो लाइव बहुत ही खास है और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। नए साल का आरंभ होने वाला है, कल से 2019 शुरू हो जाएगा और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के योग क्या बने हुए नए साल को लेकर के, नया साल आपके लिए और हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, ये भी आज आप जान पाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई भी परेशानी है, समस्या है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार फ्लैश होती रहती है, आप नोट कीजिए समय.astrolive@sahara.in। और चलिए अब हम आपको मिलवाएंगे देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य अशोक वासुदेव जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए, नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और नव वर्ष हम सबके लिए कैसा रहने वाला है ये तो आप सभी जानने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन एक्साइटमेंट को हम नहीं, आचार्य जी दूर करने वाले हैं। आचार्य जी, नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी और पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे देश के संबंध कैसे रहेंगे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत सारी आज जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो शुरुआत क्यों ना आर्थिक तौर पर जान लेते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी देश की इस बार? देखिए, जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो बना था लगभग 1582 में, ये शुरू हुआ था, जब 2019 आने वाला है, तो जो चर्चा में जो चीज़ होती है उसको भी मान लेना चाहिए। हालांकि हमारे हिंदू सभ्यता में विक्रमी संवत मानते हैं जो चैत्र मास की पूर्णिमा को लगता है, लेकिन जो प्रचलित है उसको भी ले लेना चाहिए। बहुत लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब घूमता रहता है। इस वर्ष का जो साल है, कल रात को 12 बजे जो ग्रेगोरियन के हिसाब से लेते हैं, ये कन्या लगन के अंदर उदित हो रहा है और हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्र जो है इसके अंदर लाभ स्थान का मालिक हो जाता है, जहाँ पर राहु बैठा हुआ है, और ये लगभग मार्च तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि आर्थिक कठिनाइयों से पिछले 2 या 2.5 वर्ष से लोग बहुत पीड़ित रहे हैं, क्योंकि देश में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। नोटबंदी हुई है, उसके बाद में जीएसटी भी लागू हुई है, तो बहुत लोगों को आर्थिक परेशानियां रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी सूर्य शनि का योग बना हुआ है चतुर्थ भाव में, जो नववर्ष की कुंडली मैंने बनाई है, तो इसमें जो लोग परेशान थे 15 तारीख के बाद में उनको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमारे देश में मुद्दा सबसे बड़ा चला है किसानों के उसका, कि क्योंकि कहते हैं कि जिस देश में जो नीचे तबके का आदमी है, जो उत्पादक है, हम जो अन्नदाता, जो उत्पादक है, जो छोटे लेवल पर उत्पादक है, जो सबका भरण पोषण करता है, जब तक उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक कोई चीज बनेगी नहीं। बिल्कुल। और सूर्य और शनि का योग हटते ही मुझे लगता है कि सरकार कुछ इस तरह की नीतियां बनाएगी जिससे कि आने वाले समय में उनके कोई परेशानी ना हो। और 2019 का वर्ष जो है ये गुरु प्रधान वर्ष है, जुपिटर प्रधान है। तो गुरु महाराज एक तो अभी वृश्चिक राशि में है, लेकिन बुध के साथ हैं, तो थोड़ा सा लोगों के मन में असमंजस है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन 3 नवंबर 2019 को गुरु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, वहाँ पर वो शनि महाराज के साथ जाकर के धनु राशि में बैठ जाएंगे। और अगर मैं भारत की ही बात करूँ तो भारत की राशि जो है 15 अगस्त 1947 के हिसाब से, या ब्राह्मीर के द्वारा दी हुई मकर राशि बनती है, वहाँ से ये राशि समझ लीजिए षष्ठम भाव, छठे भाव में चला जाता है, दोनों के दो। छठा भाव होता है, बोलते हैं विन ओवर एनिमीज, कर्जे से मुक्ति मिलती है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिति भारत की बहुत मजबूत होने वाली है 2019 में। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो लोग पूछते हैं, या सरकार भी बहुत बार बोलती है कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वगैरह कितना आएगा, या फिर बाहर से टेक्नोलॉजीज कितनी आएंगी। तो मुझे लगता है कि 2019 के नवंबर मास के बाद भारतवर्ष एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। भारत, विश्व के कई बड़े लोग जो हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो भारतवर्ष में आकर के कुछ इनोवेशंस करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और उसमें सबसे प्रमुख देखिए क्या आता है, खेती आती है। क्योंकि खेती हम लेते हैं मंगल से, मंगल बोलते हैं ये भूमि जैसा ही है, भूमि पुत्र है तो भूमि जैसा ही है। तो मंगल से हम लोग जितना खेती बाड़ी हमारी होती, जमीन जायदाद होती, सब मंगल से लेते हैं। 1 जून के आसपास मंगल की स्थिति जो है वो बहुत बढ़िया आ रही है। अब देखिए, जून का महीना क्या होता है, आपकी फसल तो कट गई अप्रैल में,
जी। लेकिन जून के अंदर, मई और जून के अंदर दोबारा से बुआई शुरू हो जाती है दूसरी फसल की। तो वहाँ पर कुछ नीतियाँ, कुछ नए तरह के बीज, कुछ नई तरह की टेक्नोलॉजीज ये हमारे किसानों को मिलने वाली है। और दूसरा, आर्थिक स्थिति में मैं लेता हूँ अपने बच्चे देश के जो अपनी नौकरी के लिए जद्दोजहद करते हैं, उनके लिए करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, लेकिन 2019 में कुछ बड़े नए आयाम मिलेंगे, कुछ और जॉब क्रिएट होंगी। और ज़्यादा जॉब जो हैं वो मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज में होंगी जी। तो मैं इन बच्चों से कहूँगा, अगर इनके माता पिता सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं, अपने आप को थोड़ा टेक्निकली साउंड करिए आज के संदर्भ में, क्योंकि आपको अपडेट करना पड़ेगा। ऋषि पराशर ने बोला है कि देश, काल और पात्र के हिसाब से अपने आप को नया अपडेट करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो युग दिए गए हैं, सतयुग में मनोवृत्ति कुछ और थी, द्वापर में कुछ और, त्रेता में कुछ और कलयुग में कुछ और है। ये कलिकाल, कलयुग चल रहा है। 5115 वर्ष हो गए कलयुग को आए हुए। तो टेक्नोलॉजी एडवांस, क्योंकि जो आपने जो रूप देखा कलयुग का, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया कलयुग का पहर आने से पहले, तो एक लौह पुरुष तेल से नहाया हुआ दिखाया गया और काले घोड़े पर चढ़ा हुआ। अब देखिए इंडिकेशंस उन्होंने दिए कि टेक्नोलॉजी का युग है। तो अपने आप को टेक्निकली साउंड करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, यदि अपने आप को आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये भारत की कुंडली के आधार पर आपने तमाम जानकारियां दे दी, और किसान वर्ग के लिए, यहाँ तक कि जो युवा हैं जो नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह की स्थिति रहने वाली है, ये आपने जान लिया। लेकिन आचार्य जी, अभी आपने कहा सूर्य और शनि की युति, ये तो काफ़ी एंटी प्लैनेट है। हाँ जी, ये केवल 1 महीने के लिए बनी है। 1 महीने के लिए बनी है। 1 महीने के, जो मैंने आपको जून का समय बताया है, उसमें क्या होगा कि मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, शनि सामने से देखेगा, तो एक लड़ाई युद्ध का समय है। दूसरा बात है, सूर्य भी वहीं पर होगा ऑलमोस्ट। तो मंगल, सूर्य और शनि जब आपस में भिड़ते हैं तो क्या विस्फोट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, बोथ। लेकिन अब उसमें रिलीफ क्या है? रिलीफ ये है कि गुरु वृश्चिक राशि से धनु राशि की ओर अग्रसर है। तो मैं अगर एक कमरे में बैठा हूं और मेरा मुख बाहर की तरफ को हो गया, तो मैं इफेक्ट पीठ के पीछे का नहीं दूंगा, मैं आगे का दूंगा। तो गुरु के वहां आने से हमारी आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी और बेटर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की, बात कर लेते हैं आचार्य जी। इस बार तो कह लीजिए 2019 में एक महामुकाबला हो जाएगा, लोकसभा चुनाव होंगे जी। और राजनीतिक एंगल से आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कुछ होगा, उथल पुथल? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है जी, बहुत कठिन है डगर पर नगट की, क्या मैं भर लाऊं यमुना से मटकी। एक एक बूंद इकट्ठी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को जी। लेकिन एक हमारे, जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो क्या होता है, हमारे एक योग होता है जिसको बोलते हैं छत्रभंग योग जी, यानी कि राजा का छत्रभंग हो रहा है। आप समझे नहीं? अभी बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, छत्रभंग नहीं हुआ, वापस आ गई। आप देख रहे हैं ना? जी जी जी। लेकिन कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, छत्रभंग हुआ, लेकिन कांग्रेस फिर पावर में आई है। चाहे उनके कॉम्बिनेशन, तेलंगाना में नहीं आई, लेकिन 3 स्टेट में छत्रभंग योग, देखिए निकल गई सत्ता से। ये छत्रभंग योग बोलते हैं हम इसको। लेकिन अप्रैल के महीने में जहां पर चुनाव होने वाले हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली और उसके बाद में कुंडली राहुल गांधी की, इन कुंडलियों का मैंने विवेचन किया है जी। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विवेचन किया है, कांग्रेस की कुंडली का भी विवेचन किया है। तो पहली बात तो एक बोल दूं, बहुत बड़ी बात है ये जी। भविष्यवाणी समझ लीजिए या मेरी ज्योतिष की गणनाएं बोल दीजिए जी। राजा का छत्र भंग नहीं हो रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पावर में आ रही है जी। पहली बात तो ये। नरेंद्र मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है, राहुल गांधी की भी वृश्चिक राशि है, और बड़ी अचरज की बात है कि कांग्रेस पार्टी की भी वृश्चिक राशि है। अब तीनों को चंद्रमा की दशा चल रही। चंद्र बोलते हैं मन सो जाता, भाव हुलता जुलता है, हर पल में कुछ ना कुछ कलाएं बदलता है। कांग्रेस इंप्रूव कर रही है, कांग्रेस अपनी सीटें 44 से इंप्रूव कर रही है, अग्रसर हो रही है आगे। जो नुकसान होगा ज़्यादा, क्योंकि भारतवर्ष की भी चंद्र की दशा चल रही है, तो लोगों की मानसिकता जो है, जब वो वोट डालने जाएंगे उस समय उनका मन पलटेगा। इससे पहले वो मंथन की स्थिति में चल रहे हैं कर्क राशि के अंदर। ओके, और छोटी पार्टियों के लिए
वो अच्छा समाचार 2019 में नहीं है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो क्षेत्रीय दल जिनको आप बोलते हैं, क्षेत्रीय दलों का बहुत ज़्यादा तक हद तक मुझे लगता है कि उनके लिए एक समाप्ति का दौर शुरू हो रहा है। और हिंदुस्तान में 2 पार्टी रूल जो 2024 में चुनाव होगा, वहाँ मैंने ग्रहों की स्थिति देखी है, वहाँ पर लगता है 2 या 3 पार्टियां ही चुनाव लड़ेंगी जो जिस समय राष्ट्रीय लेवल पर चुनाव होगा। तो छोटी पार्टियों का या तो विलय हो जाएगा या फिर मुझे लगता है कि उनकी समाप्ति की ओर एक अग्रसर 2019 का चुनाव करेगा, जो देश की राजनीति के लिए बहुत अच्छा है जी। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल और शनि महाराज का योग है, गुरु महाराज उसमें एक मैलेफिक दृष्टि दे करके बैठे हैं, तो भारत सरकार को और जो एजेंसीज हमारी हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर लेना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। अदरवाइज इट कैन बी प्रूव टू बी द ब्लडीएस्ट इलेक्शंस एवर हैपेंड इन इंडिया। उसकी रोक के लिए हमें अभी से इसके कदम उठाने पड़ेंगे, अभी से उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो रोष लोगों के मन में जात पात को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर के जो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उस रोष को कहीं ना कहीं तो डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो भारतवर्ष की जो अपनी इमेज है वो विश्व के पटल पर काफ़ी डाउन चली जाएगी जी। इनके अलावा और फिर रिपीट कर देता हूँ, छत्रभंग योग नहीं है। छत्रभंग योग नहीं है, नहीं। अब इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे सभी, है ना। फिलहाल एक ज़रूर बताएं, आजकल हम देखते हैं गठबंधन, महागठबंधन, थर्ड फ्रंट की बातें हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं इनका भविष्य? ये सब मिलजुल कर रहेंगे अपनी दलों के साथ, अपने पार्टी के साथ? इसको हम लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। हाँ, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, इसके देखने का तरीका अलग है। बहुत कम भारतवर्ष में ज्योतिषी हैं जो मुंडेन का काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें दक्षिणा कौन देगा, मिलती नहीं है ना, तो इसलिए करते नहीं। लेकिन हमने जो मैं और जो मेरा ग्रुप है, हम लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा काम करते हैं, एक इंटरेस्ट की बात होती है जी। मैंने जैसे आपसे कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए बीएसपी, एसपी और आपका वेस्ट बंगाल की जो टीएमसी है, मैं सिर्फ इन उत्तर भारत और पूर्व भारत की बात कर रहा हूँ। इनके भी बनने की एक टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इनका भी हमारे पास है। उसके बाद इनके नेताओं का भी हम लोग नेट वेट सेकेंड ढूंढ लेते हैं, नहीं तो पता कर लेते हैं। को बहुत अच्छा समाचार नहीं है इनके लिए। ये गठबंधन जितना मर्जी बना ले, लेकिन इस 2019 के चुनाव में भारत की जनता बहुत विजडम से वोट देगी और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अपना जात पात और क्षेत्रवाद को किनारे रख करके देश के बारे में सोच पैदा करके कुछ ये भारत की जनता उस पर वोट करेगी। बिल्कुल, तो जनता जनार्दन समझदार है, किन्हें चुनना है वो उस समय तय होगा, उनके माइंड में क्या है, किनको वो चुनना चाह रही है वो देखेंगे। लेकिन हम कुछ मेल्स भी शामिल कर लेते हैं आचार्य जी। शुभ्रा है, इनकी मेल हम तक पहुंची है, आप सब भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1993 जी, 7:44 सुबह शाम AM पटना। इनका सवाल है कि किस साल में ये IAS बन पाएंगे, योग कब तक बनते हैं? 92 का जन्म है। 93 93 थोड़ी गलत हो गया मेरे से, 1 मिनट रुकिए। जी 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 जी। अच्छा, एक सीधा ही प्रश्न है कि ये सरकार की सरकारी नौकरी में जाएंगे तो मतलब जाएंगे कब? ये इसका मतलब डिसाइड कर चुके हैं ये ऑलरेडी। बिल्कुल। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है तुला और गुरु की महादशा चल रही है और गुरु मैलेफिक हो जाता है तुला राशि के लिए, लेकिन कुंभ लग्न के लिए ये लाभेश और द्वितीयेश वहाँ उच्च का शुक्र भी लेके बैठे हैं, गुरु में चंद्र। 2019 दिसंबर से पहले जी एक बहुत अच्छा समाचार है आपके लिए, और ये एक ब्यूरोक्रेट की पत्रिका है, ये भी पक्की बात है। लेकिन एक बात को और ध्यान में कर लीजिए कि देखना आपको ये है कि आप चूज क्या करते हैं लाइफ में, आप पेरीफेरी क्या यूज करते हैं। अगर आप केवल सरकारी नौकरी चूज करते हैं, छोटे लेवल पे एग्जाम देते हैं तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन अगर उस पेरीफेरी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, IAS तक ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन गुरु का साथ चाहिए। गुरु अब केसर डाल करके दूध में या फिर पुखराज पहन के गुरु ठीक नहीं होगा। गुरु का मतलब है गुर देना, ज्ञान देना।
तो एक अच्छी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए। मैं ये कहता हूँ आज के संदर्भ में, कहीं अच्छा सा कोचिंग ले लीजिए, आपको सफलता अवश्य दिसंबर 2019 से पहले मिल जाएगी। क्या बात है, ये साल आपके लिए काफ़ी लकी होने वाला है। फिलहाल अब बात करते हैं काव्या की भी मेल आई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1998 जी। समय है 8:05 AM, पटना, बिहार। शायद इनके पेरेंट में से कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका जानना है कि इनकी जो बेटी है वो क्या बनेंगी और क्या ये ब्यूरोक्रेट बनेंगी, ये भी इनका सवाल है। अब देखिए, मैंने नॉर्मली देखा है बिहार के अंदर हमेशा जो एक ऐसा स्टेट है बिहार, जब तक ये ऊपर नहीं उठेगा भारतवर्ष का भाग्य नहीं उदय होगा। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी, सम्राट अशोक की भूमि, चाणक्य की भूमि, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। 2029 समझ लीजिए आप, एक ऐसा समय शुरू हो रहा है 2029 में, जहां पर मैं आपको एक ब्यूरोक्रेट की कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहा हूं। और मिथुन राशि है, शनि की महादशा आपको अक्टूबर 2020 में शुरू हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 के बाद यदि आप एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 98 का जन्म है आपका, तो 2023 में आप 25 वर्ष के होंगे, तो वहाँ तक जरा अपने आप को तैयार कर लीजिए थोड़ा सा। और मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जब शनि नीच का हो और सूर्य को देख रहा हो, कहीं मंगल भी उनके साथ कहीं योग में हो, तो व्यक्ति कई बार पुलिस में भी चला जाता है या आर्मी में भी चला जाता है, वर्दी भी धारण कर लेता है, वो मतलब कानून का रक्षक भी हो जाता है। और दशमांश चार्ट में तो आपका परफेक्ट योग बना हुआ है, जहाँ पर आप एक कॉम्पिटेंट्स हैं, मतलब वर्दीधारी व्यक्ति हैं आप जी। अब कन्या है, आपके माता पिता कहाँ तक आपको अलाउ करेंगे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब बेटियां देश की सामने आ रही हैं, तो आपको ये शिक्षा क्षेत्र भी चुन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ और मेल्स हैं, इनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन जैसे कि आपको बता रहे हैं कि नव वर्ष हम सब के लिए कैसा रहने वाला है और हर क्षेत्र के हिसाब से आचार्य जी आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर हम समझना चाहें देश के हिसाब से पड़ोसी मुल्कों के साथ, चाहे वो हमारे संबंध अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाए, एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए, कैसे देखते हैं आप, हमारे संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, भारतवर्ष जो है ये लगन के अंदर राहु लेके बैठा हो। जो व्यक्ति लगन में राहु लेकर के बैठता है, उसके आस पड़ोस के लोग हमेशा उसको कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। दूसरा, लगन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो लगन हम किसी देश का लेते हैं तो हेड लेते हैं, सिर लेते हैं जी। हमारा सिर क्या है? कश्मीर है। हमारा पैर नीचे केरला है, पेट हमारा मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सब लगता है। आप देखिए, भोजन पोषण वहीं से होता है। और 7वां घर जो होता है वो हमारे पड़ोसी देशों का होता है। और कर्क राशि के अंदर मैं देखूं तो सेजिटेरियस के अंदर गुरु और शनि दोनों आपस में योग बना रहे हैं, और वहाँ जून के आसपास मंगल की युति भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो पहले शुरुआती दौर में ले लेते हैं, शनि और सूर्य साथ जा रहा है। मंगल महाराज जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मुझे लगता है कि पहले तो 15 या 23 जनवरी से पहले भी कुछ विदेश के साथ, मोस्ट मैं इधर देख रहा हूँ दूसरी तरफ, पाकिस्तान की तरफ, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। वो हमारे ऊपर हमला कभी नहीं करेगा जी। चाइना, वहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि उस बॉर्डर पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा, जो आज विश्व का जो सिनेरियो चल रहा है, पिछले लगभग 15 वर्षों में 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी के सरकार के और 5 वर्ष ऑलमोस्ट मोदी जी की सरकार को अगर मैं ले लूँ, तो विदेशों में हमारी साख बढ़ी है, विदेशों में हमारा रुतबा बढ़ा है। विदेशों के अंदर सरकार ने अच्छा काम किया, हमारी दोस्ती उनके साथ अच्छी है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो चाइना के साथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, पुनर्वसु नक्षत्र में आज़ाद हुआ था। हमारा देश पुष्य नक्षत्र में आज़ाद हुआ था। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जब भी कोई चीज़ होती है तो वो टूटती है, टूट जाती है। तो मुझे लगता है कि 2019 पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। उनके आंतरिक कलह और बढ़ेगी, और हो सकता है उस देश के दोबारा से 1 या 2 और टुकड़े होने की संभावना है, जिसमें भारत को थोड़ा रिलीफ मिलेगा जरूर। अब एक सबसे अहम सवाल जो मैं देखता हूँ भारतवर्ष के पड़ोसी देशों के सवाल में, श्रीलंका शांत है, लेकिन नेपाल की तरफ से आपको तकलीफ होने वाली है। और भूटान को आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, ये भी पक्की बात है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति उस समय जो बन रही है
वहाँ पर आपको थोड़ा जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो एक बड़ा युद्ध विश्व में होने वाला है 2020 में, उसमें हम कूदे नहीं, हम अपने आप को थोड़ा शांत करके साइड कर लें और हम अपनी तरक्की करें। हमें किसी से लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी भारत शांति प्रिय देश है, बिल्कुल ठीक है ना। हम लोग उसी मुद्दे पर चलते हैं, पंचतंत्र के मुद्दे पर चलते हैं और एक सहिष्णु देश के मुद्दे पर चलते हैं। तो ये 2019 का वर्ष सरकार के लिए बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि चुनौतियों भरा वर्ष रहेगा, बिल्कुल चुनौतियों भरा वर्ष रहेगा जी। तो राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आपने जान लिया हमारे देश की कुंडली, भारत की कुंडली से क्या आप समझ पा रहे हैं, देखा आपने, जाना आपने। लेकिन आचार्य जी, आम जनता अपने बारे में जानना चाह रही है भाई, उनके प्रॉफिट की बात भी कीजिए। जी देखिए, आम जो हम लोग हैं, जो आम जनता है जी, एक तो आप राशिफल देखते हैं अपना। मैं आपको सुझाव दूंगा कि राशिफल आप अपने चंद्र, जो आपका मून साइन है, जो आपकी कुंडली में मून साइन है, उससे देखिए। सूर्य और लगन भी हम लेते हैं, जिसको हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, लेकिन राशिफल जो गोचर होता है ग्रहों का, वो केवल चंद्र राशि से देखा जाता है। तो इस वर्ष मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ एक राशियाँ हैं जिन पर थोड़ा सा 2019 भारी पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे वृश्चिक है, टॉरस है, वृषभ है जी, और धनु भी उसके बीच में आता है। इन्होंने 2016-17 में काफ़ी कष्ट के झेले, लेकिन 2019 में आपको रिलीफ मिलने वाला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरी बात, बुजुर्ग लोग जो हैं, जो लगभग अब आज बुजुर्ग की परिभाषा बदल गई है भारतवर्ष में। पहले 50 साल में बुजुर्ग होता था, फिर 60 साल में हुआ। अभी हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं नहीं 75 साल के बाद रिटायरमेंट लीजिए। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा अपनी सेहत का इस वर्ष में ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम जो है, पहली बात तो ये वाली सर्दी अब मार्च तक चलने वाली है इस बार, हमारे मेट्रोलॉजी, जो ज्योतिष में हम मेट्रोलॉजी देखते हैं। दूसरी बात, इस साल गर्मी बहुत भयंकर पड़ने वाली है, उसके बाद बरसातें भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं इस बार। ये किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन लोगों की सेहत के लिए थोड़ा सा आपको, बुजुर्गों को ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों की सेहत का, जो टॉडलर्स हैं, मान लीजिए 9 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, तो इसमें भी उनको सेहत का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। और ऋषि पराशर ने उपाय बताया है, मंत्र, मणि और औषधि। मंत्र का जाप करिए, कुछ थोड़ा दान दक्षिणा करिए और औषधि का सेवन करिए। तो दवा लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे भी आप करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा हम चाहेंगे हमारा देश सुरक्षित रहे, किसी भी तरह की नकारात्मकता से, प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे। इसके लिए भी एक महा उपाय जो हम सब कर सकें, मतलब हम सब संकल्प ले लें कि हम कुछ अपने देश के लिए कुछ कर सकें। कैसा उपाय? देखिए, कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है जी। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने देश के लिए प्रार्थना करनी अति आवश्यक है, क्योंकि उसी छतरी के नीचे हम बैठे हैं। और उसके लिए एक भावना होनी चाहिए, अंदर से, अंतर्मन से भावना होनी चाहिए कि मैं अपने देश को सुरक्षित चाहता हूं, मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी को सुरक्षित चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया सुखी रहे। ये तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। वैसे इसका मंत्र स्वास्ति वाचन में आता है, स्वास्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तम न्यायेन मार्गेण महिषम महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ दुख माँ पुण्यात्। दुख भाव भवेत भी बोलते हैं, दुख माँ पुण्यात् भी बोलते हैं। तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला कर ईश्वर, सबका भला कर। जब आप सुबह उठ करके सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तो आप देखिए आपके अंदर एक भाव कैसा आता है, करुणा का भाव आता है, दया का भाव आता है। आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले तो अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक। जब हम कभी भी आपके घर में पंडित जी लोग पूजन करने आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्वास्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति नम इंद्रो वृद्ध स्वाहा स्वस्ति नम पूखा विश्ववेदाः। वही यही बोलते हैं, जितना विश्व है उसको सब सुखी रखो। और हे ईश्वर, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि धन धान्य की वृद्धि हो, बारिश अच्छी हो। ये करने के पश्चात फिर आपका जो अपना ब्रह्मांड है उसके लिए उपाय पूजा करते हैं। और नव वर्ष के लिए उपाय, गणपति जी का पूजन करिए और बड़े सिंपल मंत्र हैं, ओम गंग गणपते नमः, इसका जाप करिए। और दूसरा पूजन हनुमान जी का। ये दोनों देव ऐसे हैं जिसमें आपके 9 के 9 ग्रहों की शांति होती है। ओम हंग हनुमंताय नमः।
हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए जी। या फिर अगर गणपति जी का पूजन करना चाहते हैं, थोड़ा मंत्रोच्चारण से करना चाहते हैं, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा, ये सुबह के मंत्र होते हैं। जब भी कोई नया वर्ष आता है तो उसमें स्वास्ति वाचन, गणपति पूजन और हनुमान जी का पूजन, ये 3 पूजन आप करके एक नई शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिन भी अच्छा जाएगा और पूरा वर्ष जब आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल, तो जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं इन्हें अपनाइए, यकीनन इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और नव वर्ष की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये नया वर्ष जो कि मंगलवार से ही शुरू हो रहा है, मंगलकारी हो, शुभकारी हो और हर तरह की जितनी भी परेशानियां हैं आपके जीवन से वो कोसों दूर रहें। लेकिन महा उपाय जरूर अपनाइएगा जो आपको आचार्य जी ने बताया है। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेने के लिए वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता होती है, साथ ही सफलता के लिए जगना पड़ता है और इसके लिए कर्म में लगना पड़ता है। आज के एस्ट्रो लाइव में बस इतना ही। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नववर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।